जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्मृति के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और टेस्ट नंबर 12 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं एनालिसिस। अगर आप ये टेस्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं टेस्ट नंबर 13 का, तो आप इस वीडियो को जो है कंटिन्यू देखते रहिए। और इससे पहले जो है बहुत सारा जो है टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर के 12 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप ये टेस्ट सीरीज को खोलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 100 तक जो होता है उसमें साइंस का पोर्शन आप सभी को पता है। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो है बैच स्टार्ट हो चुका है। उसको स्टडी विद स्मृति एप्लीकेशन में जा करके जो है परचेज कर सकते हैं। और अभी ऑफर लगा हुआ है, तो बहुत कम समय में जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत कम पैसे में जो है तैयारी करा देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलता है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द सेक्रीशन एक्टिवेशन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज ऑफ इट मोटिवेशनल क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। अब आएंगे तो हार्मोन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन इसका कुछ उटपटांग सा दिया हुआ है। तो जो यहाँ पे टेस्ट दिए थे उसका तो करेक्ट करा दिया गया था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का। इसमें जो है ये डिफीट दिया हुआ है, ये डिफीट सही शब्द नहीं होगा इंग्लिश में। इसके लिए हम लोग बोलेंगे इसको पैराथायराइड, पैराथायराइड। और ये अब इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो इंडिपेंडेंटली पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कौन कर सकता है, तो ये हो गया इसका सही आंसर हो जाएगा पैराथायराइड। तो जो भी इस आंसर को गए होंगे करेक्ट किए होंगे तो उनके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ जो है डिस्कस करने का नहीं है। जब हार्मोन वाला जो चैप्टर करेंगे उसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको अगर हम लोग कभी अगर करेंगे कंटिन्यू सेशन, अगर उसके बारे में मैराथन सेशन जल्दी ही आएगा, उसमें हम लोग आराम से डिटेल में उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है कि टेटनस, सबसे पहला पूछा जाता है टेटनस टेडवैक जो लिया जाता है कि लोहा से कट गया है वो से कट जाता है, तो आज के समय बोला क्या जाता है टेडवैक ले। टेटनस जो डिजीज होता है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम जो है दोस्तों, इसका दूसरा नाम होगा लॉक जॉ। बीच में स्पेस रखना है, लॉक जॉ इस तरीके से लिखना है। स्पेलिंग सही कर लेना, लॉक स्पेस एलओसी के लॉक स्पेस रहेगा और जॉ रहेगा। ये होता किससे है अगर आपसे कभी पूछ लिया, तो ये होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है, बैक्टीरिया से। क्लॉस स्पेलिंग क्या होगा इसका, इसका स्पेलिंग क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। ऑप्शन में खैर दिया रहता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तो कौन सा सही वर्ग सुमेलित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज करेक्टली मैच। अब इसमें बोल रहा है कि अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि सही कौन सुमेलित है। पहला बोल रहा है कि डिप्थेरिया, ठीक है, निमोनिया एंड लिप्रोसी। डिप्थेरिया में बेसिकली गला का जो पॉइंट होता है वो चोक होने का, ये जेंडर लिंक डिजीज है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत। अगला बोल रहा है कि एड्स, सिफिलिस और गोरोनिया ये बैक्टीरियोलॉजी, ये गलत, बिल्कुल गलत है, वायरस से होता है। अगला बोल रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया एंड डेंट्रिक सेल एनीमिया ये एक जेनेटिक डिजीज है। ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखने का जरूरत भी नहीं है। इसके बाद अगर लास्ट ऑप्शन देखना चाहें तो क्या है कि जो पोलियो होता है, जापानीज बी मेनिंजाइटिस होता है और प्लेग होता है, ये सारा का सारा क्या होता है, ये बोल रहा है कि वायरल डिजीज है, जो कि बिल्कुल। आगे बढ़ते, अगला है 84, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, मतलब क्यों ऐसा होता है। मोर कलर ब्लाइंडनेस, पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस क्यों अधिक होता है महिलाओं की तुलना में। अब इसके बारे में भी हम ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से इसको डिस्कस कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे। अगर हम देखें जो मेल होता है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, थोड़ा स्लो होगा, बोरिंग लग सकता है ये टॉपिक। फीमेल, मेल का जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स एंड
वाई। फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है वो केवल और केवल क्या होता है, एक्स एक्स। हम क्या बताए थे कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसका जीन जो होता है डिफेक्टिव होता है, और कलर ब्लाइंडनेस के कारण जो भी लोग होता है वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये एक्स क्रोमोसोम का डिफेक्टेड होने के कारण होता है। एक्स क्रोमोसोम ये क्या है, कैरियर, यानी ये क्या है, डिफेक्टेड है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेल को, तो मेल के पास एक एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है। इसका मतलब अगर गलती से मेल के पास ये डिफेक्टेड वाला क्रोमोसोम आएगा तो एक्स सी हो गया डिफेक्टेड और वाई क्या हो गया, नॉर्मल। तो इस केस में क्या होता है कि मेल का वाई वाला तो ठीक होगा ही, क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें वाई कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। होगा कैरियर तो कौन होगा, केवल और केवल एक्स। अब मेल के पास मेरा एक्स है और एक वाई है, और एक्स में अगर डिफेक्ट आ गया तो जो वाई है वो इसको कभी भी एक्स को छुपा नहीं सकता है, इसकी कमियों को छुपा नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि एक्स जो होता है वाई की तुलना में जो होता है यहाँ पे डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है। तो अगर किसी भी लड़का का एक्स और वाई क्रोमोसोम है, ऑब्वियसली बात है लड़का तभी है वो, तो एक्स ही अगर डिफेक्टेड हो गया, यानी एक्स जो उसकी मम्मी से आया है तो वो कैसा है, डिफेक्टेड है, और वाई भले ही उसका ठीक रहे, कि वाई ऑलवेज क्या होगा, ठीक होगा। तो क्या कॉम्बिनेशन बना, एक्स सी और वाई, तो इसके वजह से उसको क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। अब लड़कियों में क्या होता है, देखना ध्यान से, लड़कियों में दो एक्स होता है, तो मान लो दो केस हो सकता है, केस नंबर ए और केस नंबर बी। केस नंबर ए में ये हो सकता है कि एक तो क्रोमोसोम क्या हो जाए एक्स वाला डिफेक्टेड रहे, और बी में क्या हो सकता है कि दोनों डिफेक्टेड रहे। अब क्या है सर, दोनों में डिफरेंस सर क्या है, तो डिफरेंस बताते हैं बाबू क्या है। अगर एक एक्स डिफेक्टेड है और दूसरा वाला सही है, तो ये क्या कर देता है, ये डिफेक्टेड वाला जो जीन है इसकी कमियों को ये एक्स क्या कर देता है, छुपा देता है, इसकी कमियों को क्या कर देता है, छुपा देता है। तो इस केस में ये क्या होता है, इस केस में ये जो लड़की होगी वो कलर ब्लाइंडनेस शो नहीं करेगी, लेकिन उसके अंदर ये कैरियर जीन है तो इसको कैरियर कहा जाएगा। यानी इसके अंदर वो चीज तो है लेकिन वो उसको वो चीज अपीयर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अपीयर हो रहा है, उसको कलर ब्लाइंडनेस क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भले ही एक तो जीन उसका खराब है एक्स वाला, तो दूसरा वाला एक्स क्या कर रहा है, उसको कवर अप कर दे रहा है। जबकि यहाँ पे जो है लड़का के साथ दिक्कत ये है कि एक एक्स अगर खराब हुआ तो दूसरा एक्स है ही नहीं उसके पास अवेलेबल, कौन सा है, वाई, तो वाई उसको कवर कर नहीं सकता है। लड़का तभी हेल्दी होगा जब एक्स और वाई होगा, यानी एक्स वाला क्या होना चाहिए, लड़का के केस में हेल्दी होना ही चाहिए। अगर किसी भी कीमत पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। दूसरा केस में क्या हो गया कि एक एक्सी जो था वो डिफेक्टेड था, दूसरा एक्सी भी क्या था, डिफेक्टेड था। तब जब दोनों डिफेक्टेड था तो दोनों डिफेक्टेड है, तो इस केस में उसका कलर ब्लाइंडनेस को छुपाने के लिए कोई नॉर्मल एक्स मौजूद नहीं था। अब लड़की क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। लड़का क्या था कि एक्सी जैसे ही डिफेक्टेड हुआ गया तो ये क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम खराब रहेगा दूसरा उसको सही रहेगा तो वो कवर अप हो जाएगा। तो ये कैरियर हो सकता है लेकिन ये कलर ब्लाइंड नहीं हो सकता। तो इसीलिए लड़की लोग जो है अमूमन जो होता है जल्दी कलर ब्लाइंडनेस शो नहीं करती है, जबकि लड़का लोग तुरंत कलर ब्लाइंडनेस शो करता है। तो इससे दो बात क्लियर होता है, लड़का या तो कलर ब्लाइंडनेस शो करेगा तो कलर ब्लाइंडनेस शो किया तो कलर ब्लाइंड है, और नहीं किया तो कलर ब्लाइंड नहीं है। लेकिन लड़की के साथ तीन पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि वो एकदम प्योर हेल्दी है, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि कलर ब्लाइंड है, और तीसरा पॉसिबिलिटी है वो हेल्दी नहीं और ना ही वो कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन उसके अंदर वो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन मौजूद है जो कि अभी उसको दिखा रहा है कि वो हेल्दी है। लेकिन जैसे ही उसका बच्चा होता है या नेक्स्ट जनरेशन उसका जैसे ही आता है तो हो सकता है कि वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है, तो लड़की लोग क्या हो सकती है, कैरियर हो सकती है, लेकिन लड़का लोग कभी भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन का कैरियर नहीं हो सकता। अगर उसके पास होगा तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। लेकिन लड़की के पास तीन संभावना, दिख गया तो कलर ब्लाइंडनेस है, नहीं दिखा तो आप नहीं बता सकते हैं कि हेल्दी है कि नहीं। हो सकता है कि उसके अंदर वो जीन मौजूद हो जो कि अगला जनरेशन में क्या हो जाएगा, अपीयर होता है। इसीलिए सही जवाब इसका ये होगा कि लड़की लोग के पास जो होता है वो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम होता है जो उसकी कमी क्या कर देता है, छुपा देता है, जबकि लड़के के पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम नहीं होता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दे गो मेंटल स्ट्रेस गलत, दे स्टे आउट ऑफ हाउस लॉन्गर, दे कंटेन ओनली वन एक्स क्रोमोजोम। बिल्कुल सही बात है, लड़का के पास केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है, अगर वो डिफेक्टेड हुआ तो उसको अपना कलर ब्लाइंडनेस छुपाने का संभावना क्या है, असंभव, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लेकिन लड़की के साथ एक एक्स डिफेक्टेड है तो भी जरूरी नहीं उसको कलर ब्लाइंडनेस हो, जब तक कि उसका दूसरा वाला एक्स भी क्या हो जाए, डिफेक्टेड ना हो जाए। तो चलिए आंसर नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं,
बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू जेनेटिक डिसऑर्डर कंसीडर द फॉलोइंग, अ वुमन इज नार्कास्टिक बट हर हस्बैंड इज नॉट वेडेड, दे ओनली हैव वन सन एंड वन डॉटर। क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा बात बोल रहा है। बोल रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कि जो लड़का है और एक एक वुमेन है और एक उसका हस्बैंड है, दोनों का शादी होता है। वुमेन जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है उसके अंदर, और लड़का जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं है। तो अब दोनों का शादी होता है, शादी होने के बाद एक बेटा और एक बेटी होता है। तो दोनों के टर्म में बताना है कि किसका संभावना सबसे अधिक है। अगर वुमेन कलर ब्लाइंड है तो उसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, एक्सी एक्सी, ध्यान से देखिएगा। और लड़का अगर कलर ब्लाइंड नहीं है, हेल्दी है, तो इसका मतलब कौन सा है उसके पास, एक्स वाई। क्योंकि अगर एक्सी होता तो लड़का क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंड। लेकिन इसके अंदर क्या बोल रहा है, लड़की कलर ब्लाइंड, इसमें क्या हो गया, ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट प्रोजेनी जो आया, अगर ये एक्स सी और ये एक्स मिल करके बना होगा तो क्या हो गया, एक्स सी एक्स। ये एक्स और ये वाई मिल करके बना होगा तो क्या बन गया होगा, एक्स सी वाई। अगर ये एक्स और ये एक्स सी मिल करके बना होगा तो क्या बन गया होगा, एक्स सी एक्स। और ये एक्स सी और ये वाई मिल करके बना होगा तो ये बन गया होगा एक्स सी वाई। तो कितना पॉसिबिलिटी है, पहला पॉसिबिलिटी दो ही है कि x एक डिफेक्टेड होगा एक सही होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी आ रहा है कि एक x डिफेक्टेड होगा दूसरा y क्या होगा, सही होगा। अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया था कि अगर दोनों x क्रोमोसोम डिफेक्टेड हुआ तो ही लड़की क्या होगी, कोई भी कलर ब्लाइंडनेस शो करेगी। लेकिन यहाँ पे एक x डिफेक्टेड एक सही है तो क्या ये कलर ब्लाइंडनेस शो करेगा, नो, ये कलर ब्लाइंडनेस शो नहीं करेगा। लेकिन लड़का का केस में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसको कवर अप करने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम मौजूद है ही नहीं, क्योंकि लड़का का एक एक्स और वाई होता है। इस केस में लड़का क्या होगा, कलर ब्लाइंड। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा, तो एक चीज क्लियर हो गया, जो लड़की होगी वो हेल्दी दिखेगी और जो लड़का होगा वो कलर ब्लाइंड दिखेगा। अब ऑप्शन एक बार हम लोग मैच करके देखते हैं कि क्या है इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 85, चलिए देखते हैं। क्या पहला बोल रहा है कि बोथ चिल्ड्रेन सफर कलर ब्लाइंडनेस, गलत बात है। अगला बोल रहा है तो डॉटर इज वर्धा बट सन इज नॉट कलर ब्लाइंड, ये बिल्कुल गलत है। बोथ चिल्ड्रेन आर नॉट कलर ब्लाइंड, ये भी गलत है। उसे डी ऑप्शन बोल रहा है द सन इज वर्धा, मतलब कि कलर ब्लाइंड, और बट वर्धन यानी कि कलर ब्लाइंड, बट डॉटर इज नॉट वर्धन, हिंदी में ही इसको लिख दिया है कलर ब्लाइंड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। यानी लड़का क्या होगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा, लेकिन लड़की क्या होगी, हेल्दी दिखेगी, नॉट कलर ब्लाइंड। लेकिन उसके अंदर वो जीन मौजूद है, एक डिफेक्टेड जीन मौजूद है, लेकिन फिर भी वो कलर ब्लाइंड क्यों नहीं हुई, क्योंकि एक डिफेक्टेड एक्स मौजूद था लेकिन दूसरा एक्स क्या था उसका, हेल्दी था, जो उसके पापा से आया था। इस वजह से उसके अंदर वो क्या हो गया, छुपा रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। भारत में आज रोग निवारण कार्य के जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह क्या है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, हम सबको पता है। जीरो जीरो थैमीलिया, इसका सही आंसर हो जाएगा जीरो थैलमिया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहला सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल कौन था, तो डॉली शीप। तो वो कौन थी, भेड़ थी, डॉली शीप। हम सबको पता है कि सबसे पहला एनिमल जिसको सक्सेसफुली क्लोन किया गया। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 88। इन जीन थेरेपी, कभी भी अगर किसी का जीन में प्रॉब्लम आ जाता है तो जीन थेरेपी एक टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीन थेरेपी में असल में हम लोग करते क्या है जिससे कोई भी चीज क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि द फॉल्टी जीन, जो खराब जीन है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा बोला जा रहा है कि अनदर करेक्ट जीन जो है उसको डाल दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन बोला जाता है डिफेक्टिव जीन को हटा करके डिफेक्टिव जीन को काम करने से रोक दिया जाता है। और चौथा बोला जा रहा है इंटायर फॉल्टी जीन इज रिप्लेस्ड विथ करेक्ट जीन। अब ध्यान से सुनिए, करने का तो लग रहा है सभी आंसर सही है, लेकिन जीन को हम लोग कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। जीन को रिमूव कर सकते कट करके, लेकिन इन जनरल हम लोग जीन को रिमूव नहीं करते। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन है कि इसमें तो सारा पॉसिबिलिटी सही लग रहा है, लेकिन करते क्या, इसमें क्या करते हैं कि मान लो शरीर में कुछ ऐसा जीन मौजूद था किसी अंदर, इंसान के अंदर, कि जिससे उसको संभावना है फ्यूचर में, मान लो ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्रेन कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, ऐसा कोई जीन उसके अंदर मौजूद है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि उस जीन को हटा दे जिस वजह से उस तरह का संभावना है, हो जाएगा कैंसर वगैरह या कुछ भी दिक्कत आ सकता है।
दूसरा संभावना मेरे पास ये है, चलो अगर उसको नहीं हटाते तो दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि एक ऐसा जीन डाल दे जो उसको काम करने से क्या कर दे, रोक दे। तीसरा तरीका क्या बोल रहा है कि जो जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको काम करने से रोक दे। तो काम करने से रोकने के लिए कुछ तो होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा कि जो डिफेक्टेड जीन मौजूद है उसके अंदर एक अच्छा जीन डाल दे जो उसको डिफेक्ट को क्या करे, कवर अप कर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो डी बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है इंटायर फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है करेक्ट जीन से। तो इंटायर फॉल्टी जीन को वहां से निकाला नहीं जाता है और अच्छा जीन को नहीं डाला जाता है। सिंपली जो खराब जीन है उसके साथ साथ एक अच्छा जीन को भी डाल दिया जाता है जो उसका इफेक्टिवनेस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। फल सब्जी को आप देखते होंगे कि मोम से जो है कवर कर दिया जाता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन में भी बहुत लोग गलती करता है। तो प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, टू ब्रिंग शाइन टू फ्रूट एंड वेजिटेबल। हम लोग को समझ में आता है कि फलों फ्रूट्स में जो है वैक्स का कोटिंग कर दिया जाता है उसको चमकीला बनाने के लिए ताकि ज्यादा दाम मिले। ये पहला रीजन तो है कि किया जाता है, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा रीजन भी है कि जब हम लोग ऐसा कर देते हैं तो उसका स्टोरेज पीरियड को बढ़ा देते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक लेयर उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है, लेयर उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो है उस पर अटैक नहीं कर पाता है। तो उस वजह से उसका लाइफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसका सड़ने का जो रफ्तार होता है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑल दो ए भी सही है लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके अलावा क्या बोल रहा है, टू स्पीड अप द राइटिंग स्पीड, ये बिल्कुल गलत है। चलिए अगला ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते क्या बोलता है इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका बोल रहा है उपयोग में से कोई नहीं। तो ये गलत हो गया क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि लीवर फ्लूइड रिसाइड इन द बाइल डक्ट। कौन सा ऐसा चीज है जिसके बाइल डक्ट में लीवर फ्लूइड जो है पाया जाता है। उसका सही आंसर होगा, घोड़ा है, गाय दिया, आदमी दिया, गलत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भेड़ के। ठीक है ना, भेड़ के। फैक्चुअल क्वेश्चन है अगेन। चलिए अगला है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत डिटेल में हम क्लास में भी कराए हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में भी हम करवाए हैं। इसमें बोला जा रहा है कि देखो सबके बारे में पहले पता होना चाहिए, पिच क्या होता है, लॉडनेस क्या होता है एंड क्वालिटी क्या होता है। देखो पिच, तरत्व। हम लोग सुने होंगे कि लड़की लोग जो चिल्लाती है तो बहुत तीखा होता है। तो जिसका आवाज बहुत तीखा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का आवाज होता है, तो फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करता है तो क्या चीज बदलता है, तो पिच बदलता है। फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करेगा तो क्या बदल जाएगा, पिच बदल जाएगा। लॉडनेस क्या होता है, लॉडनेस मतलब होता है कि टाइम पीरियड, यानी कि पिच नहीं बदल रहा है लेकिन जो आवर्त काल का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉडनेस। एंड क्वालिटी एक होता है, क्वालिटी होता है कि हर आवाज एक दूसरे आवाज से क्या होता है, अलग होता है। उसके पीछे रीजन क्या है नहीं है वो सब चीज तो यहाँ पे डिटेल में हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि अगर एक आवाज दूसरे आवाज से जो अलग होता है वो उसके पीछे रीजन क्या है। तो बहुत सा लोग मारेगा सर पिच की वजह से, लॉडनेस की वजह से, क्वालिटी की वजह से। बहुत सा लोग बोलेगा कि नहीं सर पिच और लॉडनेस की वजह से। बहुत सा लोग बोलेगा नहीं सर क्वालिटी की वजह से। बहुत सा बोलेगा लॉडनेस की वजह से। इसका सही आंसर होगा सी। क्यों सर, तो सेम पिच का आवाज भी दो अलग अलग हो सकता है, सेम लॉडनेस का आवाज भी दोनों का अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वालिटी पे, आवाज का क्वालिटी कैसा है। तो क्वालिटी भी एक अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट की तरह काम करता है। जो क्या करता है, फंडामेंटल यूनिट्स, वो यूनिट्स नहीं जैसा यूनिट्स हम लोग पढ़े थे, ये एक यूनिट है, मतलब कि आपको डिफरेंशिएट करने में आसान कर देता है कि एक आवाज दूसरे आवाज से भिन्न क्यों है। सेम पिच का आवाज, सेम फ्रीक्वेंसी का आवाज, हर एक चीज सेम, लेकिन फिर भी एक आवाज दूसरे आवाज से अलग है। इसके पीछे का कारण है क्वालिटी। ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और अच्छा लोग क्या कर देता है, गलती कर देता है। अब इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्या बोल रहा है कि 60 वाट का जो है बल्ब है, 60 वाट का एक बल्ब है, ठीक है ना। 60 वाट का जो बल्ब है इसको 5 घंटा प्रयोग किया जाता है। तो 5 घंटा चलो प्रयोग किया गया, प्रतिदिन पर डे जो है 5 घंटा, तो 1 घंटा जलने में 60 वाट ले रहा है। 1 घंटा जलने में 60 वाट खर्च हो रहा है, तो 5 घंटा जलने में कितना होगा, सिंपल सा मैथ, कितना होगा, 300 वाट होगा सर, 300 वाट होगा। चलिए लिख लिए। अब बोल रहा है कि 30 दिन तक लगातार ऐसे ही चलता है, हर दिन जो है 5 घंटा के लिए जलाया जाता है और 1 महीना तक जलाया जाता है। अब जो 300 वाट आया सर, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल एक मंथ का कंजम्पशन कितना हो गया सर, तो टोटल एक मंथ का कंजम्पशन हो गया सर 9000 वाट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सर कि कितना यूनिट बिजली का जो है खर्चा हुआ। तो हम लोग सब पढ़े हैं कि एक यूनिट अगर हम देखें तो 1000 वाट होता है जो सर, वो होता है सर 1 किलो वाट के बराबर सर।
और आप बताए थे सर कि 1 किलोवाट को ही हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं सर, याद आ रहा है? तो घर में जो बिजली बिल आता है सर यूनिट में आता है, 200 यूनिट उठा, 300 यूनिट उठा, तो यूनिट क्या है सर? यूनिट असल में सर किलोवाट, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट होता है, 2 यूनिट मतलब 2 किलोवाट होता है। तो यहाँ पे अगर हमको निकालना है कि कितना यूनिट उठा, तो हमको एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे पहले कितना दिया हुआ आंसर 9000 वाट में, तो 9000 वाट को सर हमको पहले किलोवाट में बदलना होगा, तब हम बता पाएंगे, जितना किलोवाट निकलेगा उतना ही यूनिट होगा। अब सर हमको यहाँ पे पता है कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है, तो यहाँ पे 9000 वाट बराबर कितना किलोवाट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। सर जैसे इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वाट किसमें बदल जाएगा सर, किलोवाट। अब ये हो जाएगा 9 किलोवाट, यानी कि बिजली पूरा 1 महीना में कितना कंजप्शन होगा सर, अगर 5 घंटा बल्ब चलेगा तो 9 किलोवाट। और 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है सर, 2 किलोवाट बराबर 2 यूनिट होता है सर, आप बताए, तो 9 किलोवाट बराबर 9 यूनिट हो जाएगा, आंसर नंबर 9 हो जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 देखते हैं। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जो है न्यूक्लियर फ्यूल जो है सर भारत में मौजूद है? हम लोग को पता है कि सबसे अधिक मात्रा में थोरियम मौजूद है सर भारत में। कौन सा मौजूद है सबसे अधिक? थोरियम। इसके बारे में भी हम लोग बताया कि अगर यूरेनियम है तो कहाँ पे मिलता है सर, तो यूरेनियम सर झारखंड में कहाँ पे, तो वेस्ट सिंहभूम में मौजूद है सर, वेस्ट सिंहभूम में मौजूद है, जिसको हम लोग बोलते हैं चाईबासा वाला क्षेत्र जो है, वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है सर। तो यहाँ पे पूछा है सर कि आपको सबसे ज्यादा कौन चीज मौजूद है, यूरेनियम नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा मौजूद है कौन सा, थोरियम। और थोरियम हमको किससे मिलता है, तो अमूमन बालू से मिलता है। और आपको ये जान के हैरानी होगा कि यूरेनियम से भी ज्यादा अच्छा फ्यूल थोरियम है, क्योंकि अभी इसका टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भारत जो है कंटिन्यूसली प्रयासरत है कि किस तरीके से यूरेनियम की जगह में थोरियम का इस्तेमाल करें, और थोरियम का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत में पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 की तरफ, कि द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेंट, यानी कि घर्षण और स्नेहक का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ट्राइबोलॉजी, इसको बोलते हैं ट्राइबोलॉजी। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसको एकदम वैल्यू हम लोग को याद करना है, स्टेटमेंट याद करना है, वन लाइनर टाइप का है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। लूसेंट वगैरह में इस तरीके का स्टडी वगैरह दिया हो, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, एकदम याद होना चाहिए। अच्छा लोग इसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अब इसके बाद जो है सेलेनोलॉजी, होरोलॉजी, ये सब जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बताना आवश्यक नहीं समझ रहे, नहीं तो मेरा काम है कि एक एक चीज को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, वॉशिंग सोडा, सब हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें तो हमको पता ही है कि ऑब्वियस सी बात है, पर आराम से कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, Na2CO3 गलत हो गया, NaHCO3.6H2O होगा, तो C6H2O वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर इसका 95 का सी हो जाएगा, NaHCO3। चलिए अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो हम लोग को थोड़ा देर पहले हम लोग एक बात बताए थे कि बहुत सारा चीज जो है हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके, तो आप लेक्चर नंबर 12 में जाकर के देखिएगा, वहां पे हम बताए थे कि हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, तीनों में अगर देखें प्रोटॉन का संख्या तो 1 रहता है। तो परमाणु क्रमांक संख्या, प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक संख्या। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक संख्या जो होता है वो निश्चित होता है, अगर परमाणु क्रमांक संख्या अगर बदलेगा तो तत्व ही नहीं रहेगा, तत्व भी बदल जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक संख्या अगर 8 है, इसी वजह से ऑक्सीजन, अगर उसका परमाणु क्रमांक संख्या 6 हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन नहीं बन करके क्या बन जाएगा, कार्बन। अगर किसी का परमाणु क्रमांक संख्या 2 हो जाए तो वो कहला जाएगा हीलियम। तो परमाणु क्रमांक संख्या किसी भी तत्व का पहचान होता है, और वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन का संख्या तो सब में बराबर है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन का संख्या देखें तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में 0 होता है, इसमें न्यूट्रॉन 1 होता है, और इसमें न्यूट्रॉन 2 होता है। इसीलिए अगर इसका भार देखें तो इसका भार 3 होता है, इसका भार देखें तो इसका भार 2 होता है, इसका भार अगर देखें द्रव्यमान संख्या तो इसका भार 1 ही होता है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या 0 होता है, तो दुनिया का इकलौता ऐसा तत्व है जिसका न्यूट्रॉन का संख्या जिसमें 0 होता है, वो है कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भी 3 समस्थानिक है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ड्यूट्रियम, तीसरा है टी। सर समस्थानिक क्या होता है सर, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स उसको बोलते हैं जिसमें परमाणु क्रमांक संख्या यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन उसका मास यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड टोटल द्रव्यमान का जो संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या जो होता है वो क्या होगा, तीनों का अलग अलग होगा। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, तीनों का अलग अलग है।
लेकिन परमाणु क्रमांक संख्या क्या है, तीनों का सेम है। परमाणु क्रमांक संख्या जिसका सेम होगा परंतु द्रव्यमान उसका अलग अलग हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग समस्थानिक आइसोटोप्स। आया बात समझ में? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 97, द मेन कंपोनेंट इन ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GHG, क्या बोलते हैं, GHG। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में पूछ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या इसका मेन कंपोनेंट है, यस। मीथेन क्या इसका मेन कंपोनेंट है, यस, क्योंकि ये अभी अपने आप में। नाइट्रस ऑक्साइड क्या इसका मेन कंपोनेंट है, बिल्कुल यस। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से, इसको काट दीजिए, इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सारा का सारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ, इसको भी हम लोग बता चुके हैं। एक मटेरियल यूज करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, इसमें यूज करते हैं लैमिनेटेड कांच, लैमिनेटेड कांच, लैमिनेटेड कांच। बुलेट प्रूफ जैकेट के हिसाब से तो ऑप्शन तो सही नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन और हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट की जगह बुलेट प्रूफ विंडो होना चाहिए, लेकिन चलिए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो बुलेट प्रूफ के हिसाब से ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, लैमिनेटेड कांच। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि ये ऑप्शन उतना सही नहीं है, लेकिन आपके पास बेटर ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से एक को चुनना है, तो आप उनको उसको चुनते हैं कि जो बेस्ट लगे उन चारों से। तो ज्यादा क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है, ये डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर हम लोग 99 पे आते हैं। Which one of the following, क्वेश्चन नंबर 99, which one of the following are is used as electrolyte in a dry cell? ये भी एकदम एनसीईआरटी में दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है। क्या यूज किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, इसका इस मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है, इसको यूज किया जाता है ड्राई सेल बनाने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चट्टान पर उगने वाले पादप को हम लोग क्या बोलते हैं, चट्टान में उगने वाले पादप को हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में शैलोद्रदित कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसको बोलना होता तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं लिथोफाइट्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिथोफाइट्स। जो इंग्लिश मीडियम में होगा उसको दिक्कत होगा, इसलिए इसको लिख दिए लिथोफाइट्स। और शैलो विदत बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर टेस्ट सीरीज नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन कर लिए और बहुत क्रिस्प एंड कॉन्साइज तरीके से किए, ताकि आप कम समय में जो है पूरे अच्छे से क्वेश्चन को डील कर सके। और बहुत सारा टॉपिक ऐसा जो रिपीटेड है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको कवर नहीं कर रहे। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्लासेस बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको कमेंट किया कीजिए। कोई क्वेश्चन लगता है कि हाँ इसमें और आपको डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको बता दिया कीजिए, ताकि हमको लगे, पता चले कि हाँ आपको किस में दिक्कत हो रहा है और डिटेल में बताना, ताकि जो फ्री क्लासेस है वो तो आप आराम से देख सके। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डिटेल में क्लासेस करना है, बहुत अच्छा लग रहा है और आपको साइंस 0 से लेकर के एडवांस तक पढ़ना है, तो उस केस में आपको मेरा कोर्स परचेज करना पड़ेगा, वो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका साइंस जो है पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें।